गाइज एफएमएसएस सब्जेक्ट में आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ की सीरीज चालू करने वाले हैं। और ये सीरीज चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पिछले एफएमएसएस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस पड़े हैं उन सबको अच्छे से देखें। उनको अच्छे से देखेंगे तभी ही आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और समझ भी सकते हो। चलिए इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है प्रेशर ऑफ फोर्स से संबंधित। देखिए इसमें गिवन m इक्वल्स टू 80 kg तथा a मतलब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे ये क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स। फोर्स निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तो हम जानते हैं क्या, फोर्स और मास और एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है F इक्वल्स टू ma। इट मीन्स फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें मास गिवन है 80 kg और एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 800 न्यूटन्स बन जाता है। ऑप्शन में देख लीजिए आपको 80 दिया है, 800 दिया है, 8000 दिया है, 8 न्यूटन दिया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि ऑयल, कोई भी ऑयल है उसको उसकी विस्कोसिटी गिवन है म्यू इक्वल्स टू 0.44 और उसकी डेंसिटी भी गिवन है 88 kg पर मीटर क्यूब, इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स विच आर 18 mm अपार्ट। मतलब कोई एक कॉइल है जो दो प्लेट्स के स्पेस के बीच में भरा हुआ है और वो प्लेट्स के बीच का जो दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 mm है। द अपर प्लेट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की जो प्लेट है, दो प्लेट है, उसमें जो ऊपर की प्लेट है ये मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट। तो यहाँ पर अब इसके बीच, दो प्लेट के बीच में तो ऑयल भरा हुआ है, इसकी हमें विस्कोसिटी और डेंसिटी गिवन है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस भी बता दिया उसने, 18 mm है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट। प्लेट पर शियर स्ट्रेस क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 97.8 पास्कल, 48.8 पास्कल, 79.8 पास्कल, 87.9 पास्कल। तो ये तो हमें कैलकुलेशन के बाद ही पता लगेगा। हम क्या जानते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो हमें शियर स्ट्रेस और विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट में एक रिलेशन प्रदान करता है। तो देख लीजिए क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy। ठीक है, यही हमसे शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास विस्कोसिटी गिवन है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है du/dy, लेकिन प्लेट जब मूव कर रही है ऊपर वाली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और नीचे वाली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 mm है। तो हमारे पास dy भी मिल गया हमें। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, 0.44 इंटू 4/18 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट कर लेंगे, 97.8 पास्कल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ये है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन
द हाइट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो ये जो 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें आपको ये पता करना है कि कैपिलरी राइज और फॉल के लिए लिक्विड की हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो ये हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में जब कैपिलरिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था तो वहाँ हमने एक रिलेशन पढ़ा था H = 4 सिग्मा cos अल्फा अपॉन WD। इसके टर्म्स क्या क्या थे, W जो है वो है वेट ऑफ लिक्विड, अल्फा जो है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, कैपिलरी आप लोग समझते ही हैं कि नैरो ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, या फिर क्या होता है <= 6 mm के आसपास होता है। तो इसमें जो इसको हम किसी भी लिक्विड में डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो इसमें लिक्विड जो होता है वो राइज कर जाता है या फिर फॉल कर जाता है, जिसको हम इस वाले फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड राइज किया हुआ है तो यहाँ पर हम जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, ये रहा। तो यही जो H = 4 सिग्मा cos अल्फा अपॉन WD है। अच्छा, ये एंगल जो है इसको थीटा से डिफाइन किया जा सकता है, गामा से किया जा सकता है, अल्फा से किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर इसमें अल्फा लिया हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर ये सेम चीज़ आ रही है, ऑप्शन सी में आ रही है, 4 सिग्मा cos अल्फा अपॉन WD। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला पूछा था उसने, क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो कि न्यू से डिनोट की गई है, इज मेजर्ड एज। वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कौन से फॉर्मूले से या रिलेशन से मेजर किया जा सकता है। तो देखिए अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिए हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है। हम इतना जानते हैं कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी और फ्लूइड डेंसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और फ्लूइड की डेंसिटी को रो से करते हैं। तो म्यू अपॉन रो, इसको हम कह देते हैं न्यू। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ये देखिए बी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन इज इन फ्लूइड इज मेजर्ड इन। क्या कहना चाह रहा है, फ्लूइड में सरफेस टेंशन जो होती है वो कौन सी यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अलग अलग तरीके का ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम फंडे पे चलते हैं। जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। लेंथ को हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल ऑप्शन में मिलीमीटर है, तो हम मिलीमीटर को ही लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है पास्कल इन एसआई यूनिट इज अ यूनिट ऑफ। सिंपल सा है, क्या पूछ रहा है कि एसआई यूनिट में पास्कल कौन सी क्वांटिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो पास्कल जो होता है वो नॉर्मली प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन स्ट्रेस भी प्रेशर जैसा ही होता है इसमें, क्योंकि कहीं भी प्रेशर को मेंशन नहीं किया है ऑप्शन में। फोर्स दिया है, स्ट्रेस दिया है, मास दिया है, लेंथ दिया है। ठीक है, तो मास की आपको पता होगा केजी में होती है, लेंथ की मीटर में होती है, फोर्स की न्यूटन में होती है।
तो रह कौन गया, स्ट्रेस। फोर्स को की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इस मास होता है केजी में और लेंथ होती है मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। तो रह कौन गया, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ही होगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पास्कल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कह रहा है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर की विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, वाटर की विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर पर क्या असर पड़ेगा यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो। ठीक है, तो फ्लूइड की कंडीशन के लिए आप याद कर लीजिए, फ्लूइड में लिक्विड होते हैं और गैस होती है। अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है फॉर लिक्विड्स, और गैस के केस में यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी विस्कोसिटी घटेगी। देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, कैविटेशन इज कॉज्ड बाई। अब ये पूछना चाह रहा है कि कैविटेशन कौन से फैक्टर की वजह से होता है। नॉर्मली कैविटेशन क्या होता है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है पाइप्स में, पंप्स में। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा टीथ में भी, आपके दांतों में भी कैविटीज़ हो जाती है, वही कैविटीज़ की बात हो रही है। यहाँ मतलब क्या होता है, गड्ढे। तो ये जो गड्ढे हैं किसकी वजह से होंगे, अगर कोई पाइप है तो इसके अंदर क्या होगा, कोई फ्लूइड रन करेगा, फ्लूइड रन करेगा, और फ्लूइड रन करेगा, ठीक है, जो रन करेगा तो साइड से कोई सक्शन प्रेशर भी होगा जो इस फ्लूइड को खींच रहा है। ठीक है, तो यदि फ्लूइड का जो प्रेशर है अगर ये कम रहेगा, फ्लूइड प्रेशर अगर कम रहेगा तो इसमें डक्ट के अंदर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये क्या है, बबल्स, और ये बबल्स फिर क्या होंगे, जुड़ जुड़ के बड़े हो जाएंगे तो फिर ये उतनी ही जगह को इरोड करना शुरू कर देगा, तो कैविटी बन जाएगा। तो इसके लिए क्या फैक्टर आया निकल के, लो प्रेशर। क्या निकल के आया, लो प्रेशर। ठीक है, कैविटेशन के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है अपने चैनल पर, तो वहाँ पर आप कैविटेशन से संबंधित वो लेक्चर को ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर लिए गए हैं और उसकी एक प्रॉपर इक्वेशन क्या निकल के आती है। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 0.139 kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर if the specific gravity of fluid is 0.95, its kinematic viscosity is। इसके बाद क्या होगा कि उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, जो कि ये है 0.139। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसने गिवन दे दी है आपको 0.95। तो सिंपल हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तरफ चलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो।
म्यू अपॉन रो। ठीक है, तो हमारे पास देखो डायनेमिक विस्कोसिटी है 0.139 और डेंसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन लिया जाता है? वाटर, लिक्विड के केस में। तो वो उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1000। तो यहाँ से हम अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 0.95 रख दें और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी रख दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हमें उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। किसकी? फ्लूइड की। तो ये कुछ 950 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दोनों चीज़ें मिल गई, ये गिवन था, ये हमने निकाल लिया। तो अब रह क्या गया इसमें? सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आई थिंक इसका आंसर सी आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा कि क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एन आयरन निडल placed on water surface in a tank floats on the water although its weight is more. This is due to, मतलब ये कह रहा है कि किसी भी टैंक में वाटर भरा हुआ है और उस वाटर के सरफेस पर कोई भी एक आयरन निडल रख दी गई है जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो फ्लोट करता है सरफेस पर, क्यों? ठीक है, तो ऐसे किसी केस में अगर आपको कुछ ऑप्शन दिए हों तो थोड़ा सा आप सोचना चाहिए कि सब कुछ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी नदी या तालाब या नाली में पेड़ पौधों के पत्ते तैरते चले जाते हैं। ठीक है, तैरते चले जाते हैं। ये सब किस वजह से होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। मच्छर पानी पे बैठता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। पानी की बूंदें गोल होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ओके, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। इसने कुछ क्लियर नहीं किया है कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। ये सिंपल इतना कहा है कि द हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। अब ऑप्शन दे के समझते हैं कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन डायमीटर। ओके, ये कहना चाह रहा है कि यदि कैपिलरी का जो डायमीटर है उसको घटाने बढ़ाने पर कैपिलरी के अंदर वाटर की जो हाइट है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। ये पहला ऑप्शन पढ़ के क्लियर हुआ है, हालांकि ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिलरी होती है वो एक नैरो ट्यूब होती है और उसका डायमीटर लेस देन या फिर इक्वल टू 6 mm होता है। अगर 6 mm से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो कैपिलरी ट्यूब नहीं रहेगी। ठीक है, वो पाइप की श्रेणी में आ जाएगी। तो 6 हो सकती है, 6 mm से कम हो सकती है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लीजिए। इंक्रीज विद इंक्रीज इन डायमीटर। डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो हाइट तो नहीं बढ़ेगी, घटेगी, सिंपल सी बात है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज विद डिक्रीज इन डायमीटर। ये कुछ सही लग रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। हाइट बढ़ेगी यदि इसका डायमीटर घटाया जाए तो। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, वैसे हमारा आंसर मिल चुका है हमें। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस टेंशन, नो। इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सरफेस स्पेसिफिक वेट, नो। ठीक है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि फिर से एक न्यूमेरिकल जैसा है। ये क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 किलोग्राम पर मीटर इन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। इन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर 6 ×
10⁻³ mm डायमीटर इज। कुछ क्लियर हुआ? क्या पूछना चाह रहा है हमसे? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन। यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन गिवन है किसकी? ड्रॉपलेट की। पानी का ड्रॉपलेट है, उसकी सरफेस टेंशन गिवन है, और ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना है? 6 × 10⁻³ mm। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होगी? तो इस केस में हम जानते हैं कि ड्रॉपलेट के लिए जो रिलेशन होता है चेंज इन प्रेशर, वो 4σ/d होता है। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। ड्रॉपलेट के लिए प्रेशर इंटेंसिटी निकालने का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? 4σ/d। तो हमारे पास देखिए 4 तो फॉर्मूले का है, सिग्मा 0.0075/d डायमीटर है, तो वो डी डायमीटर की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है। ऑप्शन आपके पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब ये आइडियल फ्लूइड से इसको रिलेट कर दिया है। क्या कहना चाह रहा है? एन आइडियल फ्लूइड इज, एक आइडियल फ्लूइड है, कौन सा है? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, तो वो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। वन विच ऑलवेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नो, बिल्कुल नहीं, ये आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकता, बल्कि जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन से? न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। किसी और टाइप के क्वेश्चन में न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पूछ सकता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कह देते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड ऑप्शन में आ जाइए। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ऑप्शन सी देखिए, वेरी विस्कस। अगर विस्कोसिटी है तो आइडियलिटी का मतलब ही नहीं है। फिर देखिए फ्रिक्शनलेस बट कंप्रेसिबल। फ्रिक्शनलेस होना तो सही है लेकिन कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मतलब आइडियल फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होता है और साथ में इनकम्प्रेसिबल भी होता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो होती है इनविस्कस। मतलब विस्कोसिटी आइडियल फ्लूइड की ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बल्क मॉडुलस इज रेशियो ऑफ। बल्क मॉडुलस किस किस का रेशियो होता है? तो देखिए मैं इसमें एक सॉलिड क्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ। सॉलिड क्यूब को मैं हर तरफ से कोई ना कोई एक प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। हर तरफ से कोई ना कोई प्रेशर दे रहा हूँ, तो अब क्या होगा? इसके वॉल्यूम में कुछ कमी आएगी, डेल्टा बी कह लो। और इनिशियल वॉल्यूम क्या था? वी। क्या था? इनिशियल वॉल्यूम क्या था? वी। चेंज होके क्या हो गया? डी वी। तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है ड्यू टू कंप्रेशन। ऐसे ही फ्लूइड के केस में भी होता है, वॉल्यूम उसका घट जाता है। तो बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं के से, और ये के क्या होता है? ये जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं बॉडी को चारों तरफ से, हर तरफ से, वो स्ट्रेस और साथ में
जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ रहा है, मतलब dV/V, इसका रेशियो होता है। तो देख लीजिए ये क्या है, ऑप्शन सी हो गया। कौन सा? स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होती है, और यूनिट होगी भी कैसे? ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप से ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। समझ में आ गया होगा कि क्या पूछना चाह रहा है। या तो कोई प्रेशर का रिलेशन दिया होगा, या फिर ये टेम्परेचर के संबंध में पूछना चाह रहा होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि गैसेस के केसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, डिक्रीज विद टेम्परेचर, नो, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंक्रीज विद टेम्परेचर, ओके, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है क्या? हर चीज़ टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। और ये नन ऑफ एबव, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है आपसे, स्टॉक इज द यूनिट ऑफ। स्टॉक जो है वो किस चीज़ की यूनिट है? ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में है सरफेस टेंशन, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी। अगर आपको सबकी यूनिट पता हो, सरफेस टेंशन को हम किस चीज़ में रिलेट कर रहे थे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। पीछे आपको बताया भी था, देखिए ये रही फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और डेंसिटी जो होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो हमारे पास ए और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बचे क्या? बी और सी ऑप्शन में। अब बी और सी ऑप्शन में देख, थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है, याद रख लीजिए, इसकी यूनिट हमेशा पॉइज या सेंटीपॉइज में मेजर करते हैं। अब रह गई कौन सी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होती है ये? म्यू अपॉन रो। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा निकला? सी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है? स्टॉक्स में आती है। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज। फ्लूइड को अगर स्थिर अवस्था में, मतलब रेस्ट कंडीशन में अगर स्टडी करें तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, नन और स्टैटिक्स। देख लीजिए, डायनामिक्स कब बोलते हैं? जब फ्लूइड आपका मोशन में हो, तो बी की तो कहानी खत्म। ठीक है, उनके साथ साथ उस पर लगने वाले फोर्सेस की भी स्टडी कर लेते हैं। फ्लूइड अगर मोशन में है, साथ साथ लगने वाले प्रेशर और फोर्सेस की स्टडी कर लेते हैं, तो वो काइनेमेटिक्स बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया, स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, नन की तो कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? फॉर अ लिक्विड जेट, कोई भी फ्लूइड जेट है, द सरफेस टेंशन सिग्मा, द सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर डेल्टा पी आर रिप्रेजेंट एच। कोई भी फ्लूइड जेट, अब फ्लूइड जेट क्या होता है? फ्लूइड जेट फ्लूइड का वो हिस्सा होता है, जैसे कोई फ्लूइड रन कर रहा है और इस फ्लूइड का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा है
जिसका एरिया मिनिमम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी हाई। तो इस वाले हिस्से को हम फ्लूइड जेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्लूइड जेट। जेट पंप भी तो होते हैं ना। जेट पंप क्या करते हैं? फ्लूइड की स्पीड बढ़ाते रहते हैं और एक अल्टीट्यूड से दूसरे अल्टीट्यूड पर उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि इस फ्लूइड जेट के लिए सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर कौन? डेल्टा पी आर रिलेटेड एज सिग्मा एंड डेल्टा पी को हम कैसे रिलेट करेंगे किसी भी फ्लूइड जेट के लिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा डेल्टा पी फॉर फ्लूइड जेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन डी। 2 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है। ये जो और ऑप्शन है इसमें बबल के लिए भी होगा, हेमिस्फीयर के लिए भी होगा। ठीक है ना। तो फ्लूइड जेट के लिए याद रखना है हमें डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है? ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 19 A certain liquid has viscosity 4.9 into 10 to power 4 kgf second per meter square and kinematic viscosity 3.49 into 10 to the power minus 2 stokes. What is specific gravity? अब हमसे यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें रो जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्लूइड का की डेंसिटी होती है। रो स्टैंडर्ड जो है वो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब वाटर की डेंसिटी ली गई है। ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें तब पता लग सकती है जब फ्लूइड की डेंसिटी पता हो। ये तो हमें नोन रहेगा। इसको ऐसे कर लीजिए 1000। ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले हमें गिवन क्या है। देखो इसने काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोली है और इधर विस्कोसिटी दी हुई है। तो ये स्टोक्स में दी हुई है तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। यहाँ पर इसने कुछ नहीं बोला तो इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी के तौर पर मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब म्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। हमारे पास ये वैल्यू है और साथ में ये भी वैल्यू है। तो क्या हम डेंसिटी नहीं निकाल सकते? इस रो को इधर ले लीजिए, ये नाप से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू म्यू अपॉन न्यू। इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, यूनिट आप चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद में आपको डेंसिटी मिल जाएगी और उस डेंसिटी को उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। सॉल्व करिए जाए इसको, मज़ा आएगा। ठीक है। और जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं और नहीं समझ में आए तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हूबहू उसके जैसा ही है। इफ़ अ सर्टेन लिक्विड हैज विस्कोसिटी ऑफ 0.048 पॉइस एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 3.5 इंटू 10 टू पावर 2 स्टोक्स दिया है। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? सेम फंडा वही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। ठीक है। यहाँ से देखिए अभी आपको बताया था कि जो म्यू होता है वो म्यू अपॉन रो होता है। हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी है, रो नहीं है। तो रो को आप इस तरह चेंज कर लीजिए, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बाद में आंसर
कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेट से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आए अब सॉल्व करके अपने पास रखकर ऑप्शन देखकर पता कर लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछना चाह रहा है। इसको पूछ सकता था व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, या फिर इसने पूछा द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन इज। अब ये जो कंसेप्ट ले रहा है, ये ले रहा है वो वाला MLT वाला, जो आप हाई स्कूल इंटर में पूछते थे कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तरह तरह की यूनिट्स थी वहाँ पर। बट हमसे ये सरफेस टेंशन की पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन देखे बगैर हमारे पास सरफेस टेंशन का फंडा है क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ याद कर लीजिए, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। हम जानते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? MLT-2, T⁻⁻²। ठीक है, MLT⁻⁻² अपॉन लेंथ का क्या होता है? L। तो L से L कैंसिल, रह क्या गया? MT⁻²। जो भी ऑप्शन हो वहाँ लगा लीजिए। यहाँ पर हमें डी ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, अब ये देखिए, अब आ गया है ये न्यूटोनियन फ्लूइड पर। पूछ रहा है कि फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या पूछना चाह रहा है ये तो ऑप्शन देख के पता लगेगा। पहली चीज है इसमें, ए ऑप्शन बोल रहा है कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। दूसरा है रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तीसरा कह रहा है शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। चौथा है रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब जहाँ कहीं भी न्यूटोनियन फ्लूइड की बात आए तो आपकी खोपड़ी में तुरंत ये वाला ग्राफ आ जाना चाहिए, जो कि शियर स्ट्रेन वर्सेस शियर स्ट्रेस का ग्राफ होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर शियर स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर शियर स्ट्रेस। यहाँ देख लीजिए कुछ ग्राफ्स होते हैं इस तरह से, ये जो स्ट्रेट लाइन चल रही है ओरिजिन से, ये क्या होती है? न्यूटोनियन फ्लूइड की लाइन होती है। और ये जो फ्लूइड होते हैं ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होते हैं। कौन से? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ से ये वाला जो होता है वो होता है बिंगम प्लास्टिक। ठीक है, बिंगम प्लास्टिक। और इधर से ऊपर ये भी आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही हो गए। बिंगम प्लास्टिक भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टी कंडीशन में आता है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। जितना ज़्यादा आप शियर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा शियर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? न्यूटोनियन फ्लूइड की कंडीशन में। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, बताया था आपको कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ये है आपका स्ट्रेन रेट या फिर शियर स्ट्रेन, और ये है आपकी शियर स्ट्रेस। ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज। डायमेंशन मतलब ये कुछ यूनिट जैसा पूछना चाह रहा है। सरफेस टेंशन को बहुत सारी यूनिट्स में निकाल सकते हैं, तो मैंने ऑप्शन देख के अंदाज़ा लगाया कि शायद यूनिट जैसा कुछ पूछ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम डायमेंशन इधर ज्ञात कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जैसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए
एरिया का लग रहा है मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पर ये एनर्जी का दे दिया है, वर्क का, नीचे लेंथ दे दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसको हम क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन को वर्क डन और एरिया के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। तो एक तो रिलेशन होता है सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई एल, दूसरा होता है वर्क डन बाई एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना, वर्क डन अपॉन एरिया। तो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल। और एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। तो संबंध मिल गया हमें, जूल पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, सी है, जूल पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये कह रहा है कि व्हाट आर द यूनिट विस्कोसिटी ऑफ अ फिक्स्ड फ्लूइड टर्म्ड पॉइज इक्वल टू, what are the unit viscosity of a fixed fluid termed poise equivalent to। अब ये कोई भी फिक्स्ड फ्लूइड है, ठीक है, फिक्स्ड फ्लूइड है, तो उसकी जो विस्कोसिटी की यूनिट है पॉइज में दिया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप याद कर लेना, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। पॉइज इज इक्विवेलेंट टू डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछना चाह रहा है, मतलब वही MLT वाला संबंध है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रिलेशन क्या होता है, म्यू अपॉन रो, ठीक है। और इसकी यूनिट निकालेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो क्या निकलेगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर किसमें होता है, मीटर स्क्वायर क्या लग सकते हैं, एल स्क्वायर में, और सेकेंड है, ये क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एल स्क्वायर अपॉन टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, बी है, एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूमेरिकल है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, हैज़ विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्टोक्स, मतलब ये इसने काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be its viscosity of 0.28 stokes at 38 degree centigrade? What will be its viscosity in Newton second per meter square? ये थोड़ा सा रिपीटेड लिख गया है, इतना। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है आपको 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब म्यू बराबर दिया है आपको 0.28 स्टोक्स। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी इसकी क्या होने वाली है। फॉर्मूला आपको पता है, न्यू इक्वल्स टू म्यू अपन रो, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू इंटू रो, म्यू इक्वल्स टू न्यू अपॉन न्यू इंटू रो। अब न्यू क्या है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 0.28, ठीक है।
रो आपके पास नहीं है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकालेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। तो रो अपॉन 1000, तो 0.9 इंटू 1000 इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, उठा के यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार सही से, और कुछ यूनिट कन्वर्जन भी आपको इसमें करने पड़ेंगे क्योंकि ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो अभी आपको ये करेक्ट करके बता देता। अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं वहाँ से ये सॉल्व करके आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड laminar flow between two parallel plates, the ratio tau between the shear stress and the rate of shear strain is given by। न्यूटोनियन फ्लूइड है और साथ में लेमिनार फ्लो भी कह रहा है। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, किसमें है? लेमिनार फ्लो में। ये फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लो फ्लूइड के लिए भी मैंने लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको बताया गया है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और उसका टाइप्स ऑफ फ्लो से क्या संबंध होता है, देख लीजिए, वहाँ से पता लग जाएगा आपको। तो ये लेमिनार फ्लो है, पैरेलल प्लेट्स हैं, और फ्लूइड आपका कौन सा है? न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। क्लियर है? तो यही आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। म्यू इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी डाइवर स्क्वायर, यू अपॉन डाइवर बाई स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे पास इसका रिलेशन क्या है? टाउ इक्वल्स टू म्यू अपॉन डी यू बाई डी वाई। आँख बंद करके आप इसमें बी ऑप्शन लगा सकते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में रिलेशन दे रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, हम बहुत करीब हैं। ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज थी, 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर अप्रोक्स। ये पूछ रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी क्लीन ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर कितना है? 1 mm है। ठीक है, कंटेनिंग वाटर, और उसके अंदर वाटर है। तो हमसे ये हाइट पूछ रहा है, मतलब राइज पूछ रहा है। हमारे पास कैपिलरी राइज और फॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। ठीक है, तो ये W की वैल्यू में पता है 1000 होगी, डायमीटर दिया हुआ उसने 1 mm, तो ये इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो ये इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ऊपर आ जाएगा केवल 4 सिग्मा कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा को अगर नेग्लिजिबल मान लें, मतलब इसकी वैल्यू 1 मान लें, तो हमारे पास केवल और केवल रह जाएगा H इक्वल्स टू 4 सिग्मा। हमारे पास यहाँ पर कोई भी डाटा इसने गिवन नहीं दिया था, इसलिए हमें ये एजम्पशन लेने पड़ गए। तो H इक्वल्स टू 4 सिग्मा, 4 फार्मूले का इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू इसने नहीं दी है, तो हमें वाटर की जो सरफेस टेंशन है सिग्मा, वो हमें देखनी पड़ेगी। वो होती है 0.0728, इसमें रख दीजिए, तो ये लगभग 280 mm के पास आ जाएगा। बट हमारे ऑप्शंस में 280 तो है नहीं, और ऊपर से इसने अप्रोक्स पूछा है, तो 280 के नियर अबाउट कौन है? 300।
तो 300 mm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, मतलब सरफेस टेंशन जो है वो किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन किस वजह से होता है। देखिए विस्कस फोर्स का अलग फंडा है। किसी फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको खुद बहने से ही बहने का अपोज करती है। कोहेशन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में होता है। एडेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है। लेकिन ये तीसरा वाला देख लीजिए, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेशन, यही इसका ऑप्शन ठीक है। कोहेशन जो होते हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, और एडिशन जो होते हैं वो डिसिमिलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर सरफेस टेंशन क्या है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कोहेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन जनरल रिजल्ट्स इन, अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो वो जनरल रिजल्ट में मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन को इफेक्ट करेगा। एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस, अच्छा ये जो है लिक्विड और गैसेस की विस्कोसिटी को रिलेट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इस वाले फंडे को देख ले रहे हैं कि गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी घटती है। यही चीज़ में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में होगी। एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ बोथ गैसेज नहीं, अ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेज नहीं, एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, देख लीजिए इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डिक्रीज इन दैट ऑफ गैस, a decrease in viscosity of liquid and increase in that of gases। ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने को बोल रहा है, और हमने किस रेस्पेक्ट में देखा है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट, टेम्परेचर इंक्रीज में। तो जब टेम्परेचर घटाएंगे किसका, गैस का, तो इसकी विस्कोसिटी भी घटनी चाहिए, और लिक्विड का टेम्परेचर घटाएंगे तो इसकी विस्कोसिटी बढ़नी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही लग रहा है, इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर को घटाया तो लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ गई, और टेम्परेचर को क्या किया, घटाया तो लिक्विड की गैसेस की विस्कोसिटी कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस फंडे को समझें। तो ये हमारी 30 सीरीज की 30 क्वेश्चंस की MCQs की सीरीज कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम और एक सीरीज लेके आएंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझें और अपनी एक नोटबुक पर नोट करते जाएं। ठीक है। थैंक यू।